हाँ, आदेश जी हमारे बीच में हैं, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। ये निवेदिता जी उनको निर्णय। आज मजदूर दिवस है। मैंने शीला को छुट्टी दे दी है। प्रिया ने चाय का कप विकास को पकड़ाते हुए कहा, क्या अब घर का काम कौन करेगा? विकास ने अखबार से नजरें हटाते हुए आश्चर्य से पूछा, घर को काम में लगा दोगी? निर्णय तुम्हारा है, तुम जानो। मैं आज छुट्टी। वो इसकी आपका माइक बंद है आचार्य जी। स्वागत है अपर्णा जी का, समीक्षा करें। हेलो, अपर्णा जी, आपकी समीक्षा का स्वागत है। आज ही कथा सुन पाई हूँ सर, पूरी नहीं सुन पाई हूँ। बहुत अच्छी इन्होंने एक मानवीय संवेदना और संवेदनहीनता पे बहुत अच्छी लघु कथा लिखी है कि एक जो मजदूर है, जो काम वाली है, उसकी भी लिए उसका भी वो भी थकती है, उसके लिए भी छुट्टी होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता है कि हम लोग ये तो चाहते हैं कि हमें एक छुट्टी मिले, लेकिन अगर हमारे घर कोई काम वाला जो है वो एक भी छुट्टी ना दे, अगर वो एक भी छुट्टी लेगा तो हम लोग थोड़ा तिलमिलाने लगते हैं। तो ये संवेदनहीनता की जो उसके पति ने करा है कि उसने कहा कि फिर कौन काम करेगा। पत्नी है कि जो वो छुट्टी पर हम लोग सब मिलकर काम कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छा आपने एक पॉइंट दिया है जो कि आम घरों में भी होता है। लोग अपने अपने काम वालों को एक दिन की भी छुट्टी उनको बर्दाश्त नहीं। ये बहुत 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 बधाई है आपको, आपने इससे आपने आपने बहुत अच्छी समीक्षा की है और इस लघु कथा से एक संदेश और जाता है कि जी। संवेदनशील महिलाएं ही ज्यादा होती हैं। अब ये बात मैं नहीं कह सकती आचार्य जी। अब मैं आगे जी और आचार्य मेघल जी का कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सिद्धेश्वर जी से निवेदन करती हूँ कि वो अपनी लघु कथा का पाठ करें और अपना माइक ऑन बंद करें। करो तो बोलना है अपना अपना माइक अभी 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 बंद करना। धन्यवाद। मैं अपनी एक लघु कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ जो आप लोग को भेजा था। आवाज़ जा रही है ना? मंजू जी, आवाज़ जा रही है ना? हाँ लघु कथा का हाँ बिल्कुल आ रही है, लघु कथा बहुत का अच्छी आवाज। शीर्षक है अंतर। ऑफिस से लौटने के बाद शरद कुमार अपने बड़े बेटे पर बिगड़ पड़े। तुम मेरे ऑफिस के चपरासी रमुआ के बेटे रामू से दोस्ती करते हो? उसके साथ रहने में तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? डैडी, ऐसी क्या बुराई है रमुआ के बेटे रामू में? बुराई रमुआ के बेटे में नहीं, रमुआ में है। इसलिए कि वह गरीब है, चपरासी है और आप चीफ इंजीनियर हैं, अमीर हैं। अरे बात सिर्फ इतनी सी रहती तब भी चल जाती, मगर तुम्हारे दोस्त रामू का बाप रमुआ तो एकदम एक नंबर का शराबी है। झोपड़पट्टी में जाकर शराब पीता है, रात रात भर गांव में जाकर रंडी का नाच देखता है।
लेकिन आप भी तो शराब पीते हैं, नाच देखते हैं, आधी आधी रात को अपने क्लब से घर पर आते हैं। आपको तो कभी बुरा नहीं बोला रामू के बापू ने। चुप, मुझसे भंस लगाता है, अपनी माँ की तरह मुझसे जवान लड़ाता है। तुझ में इतनी भी समझ नहीं कि वह शराब पीता है, जबकि मैं विस्की यानी स्कॉच पीता हूँ, और वह रमुआ सस्ता नाच देखता है, और मैं देखता हूँ बड़े बड़े क्लबों में, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में कैबरे डांस। तुझे देसी और विदेशी में कुछ भी नज़र नहीं आता। रमुआ और मुझ में, रामू और तुझ में कोई नज़र नहीं आता तुझे। हाँ हाँ, अंतर नज़र आता है डैडी। रमुआ बाप है और आप डैडी। रामू देसी है और मैं विदेशी। बहुत अच्छा। आचार्य जी आदेश कीजिए, आपको ये सारा दायित्व तो मंजू जी को ही निभाना पड़ेगा। अगर मन का स्वागत। ज्यादा ही कर दिया, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ इस बात में कि आपने मुझसे मेरे लिए कहा। लेकिन सिद्धेश्वर जी की कथा वास्तव में बहुत अच्छी है। ये कथा कथित जो अमीर हैं उनकी मानसिकता पे बहुत गहरा चोटती है जी। जो उन लोगों के अंदर बुराइयों को ढांकने का एक दिखावा है। हम पिए तो ठीक है, तुम पियो तो खराब। वो जो गाना है वही एकदम उसमें आता है कि आप, अगर आप पी रहे हैं या आप गलत काम कर रहे हैं, तो आप गरीब हैं तो वो आपकी बुराई में आएगा, और हम अगर गलत काम कर रहे हैं तो हम अमीर हैं। उसको अंग्रेजियत का नाम देकर, उसको अंग्रेजियत के पल्लू में छिपा, उसको एक बड़ा भारी ऊंचा ओहदा कर दिया, उसको स्टेटस बना देते हैं कि भाई क्लब में जाते हैं हम, उसको दारू पी रहा है वो गलत है सब, क्योंकि वो गरीब है। और इसमें जो आपने वो लिखा है कि जो आखिरी शब्द है वो बहुत अच्छा तंज है। बच्चे ने जो कहा है कि हाँ, अंतर नजर आता है डैडी, रमुआ बाप है और आप डैडी। रामू देशी है और मैं विदेशी। अगर इसकी रामू देशी और ये आखिरी वाला अगर आप ना भी लिखते तो चलता। रमू बस इतने से ही बहुत अच्छा लगता, रमुआ बाप है और आप डैडी। तो क्योंकि उसी से ही पता चल जाता है कि आप विदेशी चीजों से प्यार करके विदेशी मुलम्मा एक अपने ऊपर चढ़ाए हुए हैं, विदेशी शब्दों का, विदेशी चीजों का। तो आप बहुत अपने को बड़ा मान रहे हैं, और हम उसका, रमुआ का बाप जो है वो अच्छी तारीफ करेंगे। आपका माइक बंद है, चलिए। अपर्णा गुप्ता जी और आप भी लोक कथा प्रस्तुत कर रहे हैं, और उसकी समीक्षा मैं कहूँगा सिद्धेश्वर जी करें तो बड़ा आनंद आ जाएगा। आज तो सब पारिवारिक भावना में चल रहा है। आज हमको क्षमा कीजिएगा, आप ही लोग सब इच्छा कीजिए। आज मैं नहीं करूँगा। अच्छा चलिए, तो क्षमा मैं की बात तो प्रेरणा खैर। गुप्ता को आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम आचार्य जी को सुनने से रह जाएं। टाइम हाँ, बचा है। आचार्य जी से पढ़वाइए, हाँ उनसे सुनना चाहते हैं नीरज जी का। प्रेरणा सभी को 15 मिनट बचे हैं। मैं जल्दी जल्दी अपनी कथा पढ़ती हूँ। हाँ स्वागत। नहीं, मेरे जल्दी आराम मेरी से पढ़ो। लघु कथा का शीर्षक है टैडी। अतुल से मिलकर लौट रही थी सीमा, पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, ख्यालों के आसमान हाथ रही थी। कार की अगली सीट पर बैठे ड्राइवर को अपनी तरफ देखते असहज सी हो गई, पर मन तो सिंदूरी हुआ जा रहा था।
कुछ ही दिनों में अतुल के साथ प्यारे से बंधन में जो बनने वाली थी। चौराहे पर रेड सिग्नल पर कार रुकी, तो एक भिखारन गोद में बच्चे को लिए भीख मांग रही थी। उसने कार के शीशे पर ठक-ठक किया तो सीमा की कल्पनाओं को ब्रेक लग गया। धरातल पर उतरते ही उसने ध्यान से देखा तो भिखारन की गोद में बच्चा मचलने लगा और उसकी तरफ लपका। सीमा पीछे को सरक गई तो भिखारन बोली, डरो मत मेम साहब, आपके पास ये बबुआ दिख रहा है ना, वही लेना चाह रहा है। बच्चे को पीछे खींचा तो वह रोने लगा। वह पर्स से खोलकर कुछ पैसे ढूंढ ही रही थी। उधर सिग्नल पर लगी बत्ती के पास टाइमर्स में सेकंड्स कम हो रहे थे, तभी बच्चे ने खिड़की के पास रखे टेडी को पकड़ लिया। भिखारन ने एक झापड़ रसीद करते हुए बच्चे के हाथ से टेडी वापस सीट पर फेंक दिया। एक तो खुले पैसे नहीं मिल रहे थे, उधर बच्चा सोचा बहुत अच्छी लघुकथा प्रस्तुत की आपने अपर्णा जी, सच में आनंद आ गया। और अंतिम पंक्ति तो हृदय को छू गई बिल्कुल। और विस्तृत समीक्षा मंजू जी ही कर सकती हैं। मैंने तो प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी, मुझे जो अच्छा लगा। धन्यवाद। ये आचार्य जी का आदेश है तो उसको पालन तो करना ही होगा। अपर्णा की बहुत अच्छी एक, जैसा कि अभी बात हो रही थी कि स्त्रियां ज्यादा संवेदनशील होती हैं, तो उसमें अपर्णा की कहानी, ये लघु कथा है कि उसके प्रेमी ने उसको वो दिया था टेडी, तो उससे इसलिए उसको वो बहुत प्यार कर रही थी टेडी। हालांकि टेडी मतलब वो जानदार नहीं था, लेकिन क्योंकि उसके प्रेमी ने दिया था तो उसके लिए वो अमूल्य चीज थी। लेकिन बाद में जब उसने भिखारी ने उसको चांटा मार के और उसका वो फेंका, तो उसका अंदर से एकदम से कुछ हुआ उसको, जैसे कि जो नारी की संवेदनशीलता एकदम से जागृत हुई, ममत्व जागृत हुआ, और उसने अपना जो पर्स में पैसे निकाल रही थी वो छोड़ के वो टेडी बियर उसको थमा दिया। और जो लास्ट लाइन है कि यातायात के साथ उसके हृदय का भी यातायात खुल गया, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया है, बहुत बहुत बधाई। अब मैं जी आदरणीय मंजू जी को आमंत्रित करूंगी कि वो आए और अपनी लघु कथा का वाचन करें। आदरणीय मंजू जी, जो कि बहुत ही बढ़िया कहानीकार है और लघु कथाकारा है, और गजल में तो माशाल्लाह है ही है, बहुत प्रसिद्ध भी है। आदरणीय मंजू जी को मैं बहुत बहुत मेरी गाड़ी 2 घंटा लेट है। दिमाग में आता है वो मैं लिख लेती गाड़ी हूँ, दो और फिर घंटा मैं लेट है, इसमें, क्योंकि ये कार्यशाला है, 1 घंटा। मुझे लगता है कि जो भी मेरी गलतियां हैं, शायद मैं हम ही बता जिस देंगे, इसलिए नजरिए से उसमें सोच आराम रही हूँ, नहीं। वो हो सकता है कि वो सबके सामने आके वो मुझे पता चलेगा कि सही है या नहीं। तो उसमें मैंने जो मेरी लघु कथा है उसका शीर्षक है वरदान। वरदान, गिन लो, पैसे पूरे दिए हैं ना। हर महीने घरेलू सहायक सरजू को तनख्वाह देते समय शीला अवश्य कह देती, और सरजू का जवाब होता, हम अनपढ़ अंगूठा टेक, कहाँ जाने ही, तुम पंचन दिए हो तो ठीक ही दिए हो। और ये कहकर वो चला जाता। पर आज जब शीला ने फोन पर बात करते करते उसे तनख्वाह दी, तो वो कुछ ही पल में उसके पास आकर खड़ा हो गया। जे का मालकिन, 100 रुपया कम कर दिए। उसने रोश ले लिए, 100 रुपए वास्तव में कम थे। पर तू तो निरा अनपढ़, तुझे कैसे पता चला? मालकिन, गरीबन पर जाही वरदान तो भगवान को है,
हम अनपढ़ सही पर पैसन में कमावेशी हम हाथ में लेते ही समझ जाते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छी लोक कथा मंजू जी आपने प्रस्तुत की। अच्छी लोक कथा, अंत अंत बढ़िया हुआ है। हाँ हाँ हाँ। एक ऐसे लोगों के पास है कि जो कहते हैं नहीं, पांच इंद्रियों की बजाय एक छठी इंद्रिय होती है, तो वैसा कुछ लगा कि उसके पास छठी इंद्रिय है जिससे वो चीजों को परख लेता है। तो बहुत ही सुंदर लोक कथा मंजू जी ने प्रस्तुत की। आचार्य जी, इसमें कहीं भी कमी बेशी हो तो आप मुझे जरूर बताइए। मैंने तो ऐसा ही नहीं, हमारी आज आज आवाज बहुत कट कट कर आ रही है, इसीलिए बहुत सी लोग कथा सुन नहीं पा रहे ठीक से। आचार्य जी से निवेदन करूंगी कि हम लोगों की सभी की लघु कथाएं हो गई हैं, और ये बड़ा अफसोस की बात है कि निवेदिता जी नहीं आ पाई बेचारी। हमारी आज की समीक्षक आधे में ही उनका वो हो गया। तो मैं आचार्य जी से निवेदन करती हूँ कि वो अपनी अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ अपनी लघु कथा का वाचन भी करें, ताकि हम लोगों को कुछ नया सीखने को मिले। धन्यवाद मंजू जी। और उनकी लोक कथा की समीक्षा अखिल करेंगे भारतीय मंजू सक्सेना जी। इतना मुझमें वो नहीं है क्षमता। अखिल भारतीय लघु कथा कक्ष की इस मासिक गोष्ठी, जिसे हम वास्तव में कार्यशाला का रूप देते हैं, इसमें जितने सभी उत्कृष्ट रचनाएं आज प्रस्तुत की हैं, अपर्णा गुप्ता जी की लेडी, मंजू सक्सेना जी की लघु कथा का पूरा आनंद लिया, लेकिन शीर्षक भूल गए। वरदान। जी, वरदान। और निवेता निवि जी जुड़ नहीं पाई दोबारा, लेकिन बड़ी अच्छी समीक्षाएं उन्होंने आज प्रस्तुत की हैं। सच पूछो तो बड़ी चमत्कारी समीक्षाएं थी। निवेता निवि जी इतनी कोमल हृदय की है और कोमल व्यवहार की हैं कि ये नहीं कल्पना कर मिलती है कि समीक्षक जैसी पैनी दृष्टि भी वो रखती होंगी, जिसे कहते हैं नुकीली दृष्टि। तो वो नुकीली दृष्टि भी रखती हैं, आज हमको पता चला। दीप्ति श्रीवास्तव जी की परवरिश क्या कहना, गार्गी जी की वो कोहरे की रात, अनीता पंडा जी की भावनापन, संजीव आहूजा जी की, सिद्धेश्वर जी की अंतर, सभी लोक कथाओं ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा, बल्कि अपनी बात को दोहराना चाहूंगा कि ये बात बहुत अच्छी नहीं है कि हम अनगढ़ लोक कथा को पटल पर प्रस्तुत कर दें, और जिम्मेदारी हम पटल पर डाल दें कि वहाँ के जो समीक्षक हैं वो उसको सुधारेंगे और वो करेंगे। इससे बेहतर है कि हम अपनी लिखी हुई लोक कथा को कम से कम 2-3 बार खुद पढ़ें और पढ़ करके स्वयं समीक्षा करें। तो जब हम स्वयं समीक्षा करेंगे तो उसमें बहुत सी बातें ऐसी आएंगी जिनको हम सुधार लेंगे। ये बात क्योंकि मंजू जी के संदर्भ में आ रही है, तो ये भी स्पष्ट कर दें कि उनकी लोक कथा में ऐसी कोई कमी नहीं थी। अब पढ़ा उन्होंने 2-3 बार होगा, ये तो केवल रसानंद लेने के लिए उन्होंने कह दिया। तो और जब अपनी लोक कथा को आप पढ़ें तो चीज है कि लोक कथा में सूक्ष्मता होनी चाहिए, कहीं हमने अनावश्यक विस्तार तो नहीं कर दिया। अपनी लोक कथा पढ़ें और इन 3 बातों को ध्यान में रखें। दूसरी चीज है क्षणिकता।
कहीं लघु कथा का जो कालखंड है वो बीच में लंबा अंतराल तो नहीं छोड़ के दूसरे अंतराल में चला जाता, वो क्षणिक घटना होनी चाहिए। और तीसरी बात देख लें, क्षणिकता, तो क्षमा करें, तीव्रता, अभिव्यक्ति में तीव्रता होनी चाहिए। अंतिम वाक्य को खूब संभाल के लिख, चाली हम कभी कुछ बढ़ा के लिख देते हैं तो उससे उसका प्रभाव कम हो जाता है। आज जो सिद्धेश्वर जी ने लघुकथा प्रस्तुत की, बहुत ही शानदार लघुकथा थी, लेकिन उस पर जो मंजू जी ने टिप्पणी की मुझे बहुत अच्छी लगी कि फर्क इतना है कि वो बाप है और आप डैडी हैं। बस इसमें इस प्रतीकात्मकता में जो कुछ कह दिया रचनाकार ने, उसके बाद अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कथा को देख लें कि उसमें क्षणिकता होनी चाहिए और सूक्ष्मता होनी चाहिए और अभिव्यक्ति की तीव्रता होनी चाहिए। एक बात मैं आज और कहना चाहूंगा कि जिस समय ये लघु कथाएं प्रस्तुत होती हैं, तो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अपर्णा जी आप सुन नहीं रही, किसी से बात कर रही तो जब ये लघु कथाएं प्रस्तुत होती हैं तो ऐसा लगता है कि लघु कथा बहुत अच्छी दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। तो जितनी अच्छी अच्छी बातें हम लघु कथा में करते हैं, अपनी ही लघु कथा में करते हैं, उनको अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करें। वो केवल लघु कथा पटल पर प्रस्तुत करने की सामग्री न हो, बल्कि दूसरों को प्रेरणा देने की हो और खुद को भी प्रेरणा देने की। यही कारण था कि जो लोग ऐसा साहित्य लिख गए कि जिसको उन्होंने खुद जिया तो वो ज्यादा प्रभावशाली रहा और उसने दूसरों को प्रभावित किया। हम अपनी लघु कथा को जिए। जो बहू अपनी सास को घर पे बहुत उत्पीड़ित करती है, मैंने देखा है वो मंच पर जब बोलने जाती है तो लगता है कि वास्तव में वो सास को अपनी माँ से भी अधिक मानती है। और जो सास अपनी बहू का उत्पीड़न करती है, वो मंच पर जब बोलने जाती है तो लगता है कि वो अपनी बहू को बेटी से भी बढ़ के मानती होगी। ये दोहरा व्यक्तित्व हमारे अंदर न हो तो हमारे लोग बहुत बढ़िया, कथनी करनी एक होना चाहिए और अधिक कि हम जो फिर भी हम एक लघु कथा तो पढ़ेंगे ही और नियम बना लिया है, तो लीजिए जो हमने खोल के रखी थी वो भी मिल गई थी। एक लघु कथा मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, निवेदित कर रहा हूँ आप सबको। लघु कथा का शीर्षक है अधिकारी। ऋचा को आज अपने कार्यालय में कुछ घबराहट सी हो रही थी। पूरे कार्यालय में 3 ही लोग हैं। कुछ घबराहट सी हो रही है। पूरे कार्यालय में 3 ही लोग हैं। एक वह, दूसरे उसके नवयुवक अधिकारी और तीसरी बूढ़ी सेविका सावित्री जो गेट पर बैठी हुई। आज अन्य 4 लोग छुट्टी पर हैं। वो मन ही मन सोचने लगती है, कहीं अधिकारी ने जानबूझकर ऐसी परिस्थिति तो नहीं उत्पन्न की है। क्या घर फोन कर सारी स्थिति बता दूं? किसको? अपने फोन न करूं तो कम से कम अपनी किसी सहेली को सूचना तो दे ही दूं, उससे परामर्श भी ले लूं, ये अच्छा रहेगा। इतने में अधिकारी की कालबेल बज उठती है। उसका हृदय बड़े आवेग से धड़कने लगता है। वे सेविका को चाय लाने के लिए बाहर भेज देते। अब उसके हृदय की धड़कन और अधिक बढ़ जाती। तभी कालबेल दोबारा बजती है, जो उसी के लिए है। वो मोबाइल को हाथ में ऐसे पकड़ती है जैसे वो मोबाइल न हो, कोई रिवॉल्वर,
और अधिकारी के कक्ष में धड़कते हृदय से घुस जाती है। अधिकारी पूछते हैं, मुरलीधर वाली फाइल तैयार है क्या? जी सर। गुड, ले आओ। वो बाहर निकल आती है। उसके हृदय की धड़कन सामान्य हो गई है, लेकिन मन की आशंका अभी कम नहीं हुई। तो मुझे मीटिंग में जाना है। तुम भी अकेली ऑफिस में क्या करोगी? मेरी ओर से आज छुट्टी, घर चली जाओ। वह अपनी सोच पर प्रायश्चित करती हुई घर चली जाती। दूसरे दिन उसे सावित्री से पता चलता है कि अधिकारी उस दिन कहीं नहीं गए थे, पूरे दिन बैठे काम करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप माइक अनम्यूट कर दीजिए। तो हाँ पढ़ी। अब इस लव कथा पर आदरणीय सिद्धेश्वर जी, मंजू जी, सभी की प्रतिक्रिया हम चाहेंगे थोड़े थोड़े शब्दों में। स्वागत। नीरज जी, हम इसमें बहुत कुछ तो नहीं कहेंगे, लेकिन लवकथाएँ तो आपकी ये बहुत अच्छी, बहुत प्रासंगिक है। लेकिन हम थोड़ा सा लवकथा में, जैसे कि आपने कहा था कि काल दोष नहीं होनी चाहिए, मुझे अंतिम वक्त हमको लगता है कुछ बदलने की ज़रूरत है, जिसमें कहते कि अगले दिन ये पता चला, तो अगला दिन जहाँ आ गया वहाँ काल दोष हमको लगता है कि वो लवकथा ग्रसित हो जाती है। मुझको जैसा ऐसा लगता है, बाकी हम नहीं कर सकते। अगले दिन वहाँ पर कुछ और ऐसे शब्द होते जो उससे बचा जा सकता था दूसरे दिन से। लघु कथा में जहाँ भी अगले दिन की बात आ जाती है